भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है, पत्नी पति को धोखा क्यों देती है। एक बार देवर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। फिर देवर्षि नारद अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, और वही स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है। यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब देवर्षि नारद ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है पराये पुरुष के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वह तो आपसे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आज सामने यह प्रश्न को पूछ कर समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूँ, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, तभी आपको यह रहस्य समझ में आएगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप निसंकोच होकर कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद, दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पंडित पत्नी के साथ रहता था। उसी शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्ष विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह उस पंडित से अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखती है तो वह बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था। वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी, तो वह पंडित अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उसे कुछ नहीं कहता और वह अपनी पुत्री का नाम मोहिनी रखता है। मोहिनी अपने माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने में डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो वह पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने में डर रहा था। उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को शांता नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह क्यों नहीं कर रही हो। मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं कि एक जवान बेटी को घर में बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब वह पंडित की पत्नी बोली, बहन, अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूँ तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह के बात करने अपने पति से अवश्य करूँगी। इतना कहकर पंडित की पत्नी वहाँ से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहाँ पर आया तब वह
उस पर क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। अब वह पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित को तो पहले ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया तो वह विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल जाने लगी। तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम जहाँ जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता को ऐसी बात पर जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सुनकर दंग रह गई, साथ में वह पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा। अब वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब तुम्हारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी 2 मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे। कल को हमें ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी। अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाए तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन और अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को उनके ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करवाना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए थे। बड़े पुत्र का नाम गोपाल था और छोटे पुत्र का नाम नंद किशोर था। अब ऐसे ही समय बीतता रहा, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की मृत्यु हो गई। इस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपनी दोनों संतान के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मायके आने से मना किया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्यों को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा गोपाल अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। गोपाल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम अमीर
समीर था वह उसके बगल वाले गांव में रहता था। गोपाल का छोटा भाई नंदकिशोर अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब गोपाल बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था उससे करा दिया। मीनाक्षी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती थी। गोपाल की पत्नी बनने के सारे गुण मीनाक्षी के अंदर विद्यमान थे। मीनाक्षी जिस गांव से थी उसी गांव में समीर रहता था। जब गोपाल की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद गोपाल फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में अपनी माँ की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। गोपाल यह समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आना आए। उन्हें समय पर खाना पानी मिल रहा जिससे वह समय पर सभी काम कर पाए। और उसकी माँ की और अब उम्र हो चुकी थी जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए गोपाल ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में छोड़ने का फैसला किया। जब भी मीनाक्षी को कुछ चाहिए होता तो गोपाल समीर से कहकर मीनाक्षी को वह चीज़ दिलवा दिया करता था। यदि मीनाक्षी को कहीं आना जाना भी होता तो गोपाल समीर से कहकर मीनाक्षी को उस जगह पहुंचा दिया करता था। मीनाक्षी भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति गोपाल से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अचानक एक दिन समीर गोपाल के घर आया। उस दिन गोपाल की पत्नी मीनाक्षी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज़ लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब मीनाक्षी ने समीर की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई समीर के पास पहुंची। अब इतने में मीनाक्षी की सासू माँ भी आ जाती है। जब वह समीर को बाहर देखती है तो वह समीर के घर आने का कारण पूछती है। तब समीर कहता है कि माँ जी, मीनाक्षी भाभी के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने मुझे अतिशीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब मीनाक्षी की सास ने समीर की बात सुनी तो वह मीनाक्षी कहने लगी कि बेटी जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। तभी मीनाक्षी समीर के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर उसने अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिताजी के स्वास्थ्य सुधार आने लगा। अब मीनाक्षी का पति बाहर रहता था। वह अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिताजी की देखरेख में लगी रहती थी। उधर समीर भी रोजाना मीनाक्षी के पिता का हालचाल पूछने के लिए मीनाक्षी के घर आया करता था। मीनाक्षी को समीर के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे समीर के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन समीर से प्रेम कर बैठी, परंतु वह समीर के मन में कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि समीर एक अव्ययी लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था और तो उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ ही वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं के साथ गमन करता था। मीनाक्षी को यह बात पता नहीं थी कि समीर की नज़र अब मीनाक्षी के ऊपर आ चुकी है। उधर मीनाक्षी भी समीर से प्यार करने लगी थी। अब मीनाक्षी के पिताजी भी ठीक हो गए, लेकिन मीनाक्षी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। समीर रोज़ मीनाक्षी के घर पर आया करता था, इसलिए मीनाक्षी और समीर रोज़ घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब मीनाक्षी ने समीर से कहा कि समीर, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब समीर ने मीनाक्षी से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। समीर ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब समीर के मुंह से मीनाक्षी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली कि समीर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब समीर ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब समीर की बात टालते हुए मीनाक्षी ने कहा
समीर, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे अब बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे कि समीर ने मीनाक्षी के मुंह से प्रेम शब्द सुना, उसके मन में खुशियों के पटाखे फूटने लगे और वह मन में गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अब मैं घर बैठे मीनाक्षी से प्रेम कर पाऊंगा। समीर तो मीनाक्षी को चाहता ही था वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मीनाक्षी समीर के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में गहरा संबंध बना। अब कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी के ससुराल से बुलावा आया तो समीर से मिलने के लिए मीनाक्षी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब मीनाक्षी ने समीर से कहा कि समीर जी, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब समीर तो वासना का आदी तो था ही, इसलिए समीर मीनाक्षी की बात मान जाता है और मीनाक्षी समीर से इतना कहकर घर आ जाती है। अब मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से समीर के घर जाते हैं, क्योंकि मीनाक्षी का कोई भाई नहीं था, वह ना ही कोई बहन थी, इसलिए मीनाक्षी का ससुराल के ले जाने के लिए मीनाक्षी के पिता को एक कोई उचित व्यक्ति नहीं लगा, इसलिए वह समीर को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता समीर के घर पहुंचे तब उन्होंने समीर से कहा कि बेटा, तुम मेरी पुत्री मीनाक्षी को उनके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब समीर ने मीनाक्षी के पिता से मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, समीर मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ आता है और मीनाक्षी अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब मीनाक्षी को समीर की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज़ झोपड़ी में समीर से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए समीर को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसलिए क्योंकि गोपाल तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहाँ पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 3-4 महीने में एक बार गोपाल अपने घर आता था और 4 से 5 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब मीनाक्षी से रहा नहीं गया तो मीनाक्षी ने समीर को एक खत लिखा। मीनाक्षी ने उस खत में लिखा कि समीर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब समीर को मीनाक्षी का खत मिला तो वह फ़ौरन मीनाक्षी से मिलने के लिए चल दिया। अब समीर और मीनाक्षी दोनों साथ साथ घूमने के लिए चले दिए। मीनाक्षी की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी, वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समीर भी मीनाक्षी से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 6 से 7 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वे तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिताजी हो या फिर कोई और। अब मीनाक्षी ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। अब अगले दिन मीनाक्षी ने समीर को खत लिखा कि समीर, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहे करेगी तो ही मैं तुमको बुलाया करूँगी। उधर समीर भी अपनी काम वासना को रोक नहीं पा रहा था और इस बीच मीनाक्षी की सास एक दिन कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थान पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो मीनाक्षी को जैसे झूठ ही मिल गई थी। अब वह रोज़ समीर को बुलाती और उसके साथ संबंध रखती
और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तो वह समीर को वहाँ से वापस भेज देती। एक दिन की बात है, जब मीनाक्षी ने समीर को अपने घर बुला रखा था, तब अचानक से मीनाक्षी का देवर नंद किशोर वहाँ पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी मीनाक्षी समीर को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही थी। अब नंद किशोर को समीर के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि समीर किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए नंद किशोर ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप किसी ऐरे गहरे को इस प्रकार से घर में नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इसे बड़े प्रेम से बात करती हैं और आप इसके साथ जो घूमती हैं वह भी आप बहुत गलत करती हैं। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। जब समीर ने नंदकिशोर की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहाँ से चला गया। मीनाक्षी को अपने देवर नंदकिशोर की बात पसंद नहीं आई। मीनाक्षी तुरंत भागकर बाहर गई और समीर से बोली, समीर तुम गुस्सा मत करो, मैं नंदकिशोर को सबक अवश्य सिखाऊंगी, मैं इसका बदला अवश्य लूँगी। समीर ने कहा, ठीक है मीनाक्षी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर समीर वहाँ से चला गया और मीनाक्षी भी घर के अंदर आ गई। अब वह सोचने लगी कि अगर यह नंदकिशोर घर पर रहेगा तो जरूर मेरे और समीर के बीच में रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस नंदकिशोर को जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट को कोई नहीं बने। अपने मन में यह सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल दिया और उसने अपने देवर नंदकिशोर के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब नंदकिशोर ने वह खाना खाया तो उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि नंदकिशोर की मृत्यु कैसे हुई। नंदकिशोर की माँ बहुत दुखी थी। उधर मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और समीर के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। जब यह बात गोपाल को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और वहां पहुंचकर जब उसने अपने भाई नंदकिशोर का मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पखीज उड़ गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता ना करे, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन गोपाल अपने घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से गोपाल अपनी पत्नी मीनाक्षी को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर में चला जाता है। अब मीनाक्षी फिर से वही प्रक्रिया दोहराती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं तो मीनाक्षी की सास ने मीनाक्षी से कह दिया कि देखो मीनाक्षी, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बातें गोपाल से शिकायत कर दूंगी। जब मीनाक्षी ने अपने प्रेमी समीर के बारे में ऐसा सुना तो वह फिर जोर से बोली कि जाओ, जिसे बताना है बता दो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं समीर से प्यार करती हूँ। जब मीनाक्षी की सास ने इतना मीनाक्षी से मुँह से सुना तो वह मीनाक्षी से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, मीनाक्षी को फिर से गुस्सा आ गया। मीनाक्षी गुस्से से बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और समीर के प्यार के बीच में आएगी तो मैं तुमको भी मार दूंगी। अचानक से एक दिन गोपाल को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब मीनाक्षी का पति मीनाक्षी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन गोपाल को अब मीनाक्षी के ऊपर शक हो रहा था।
गोपाल के बहुत पूछने के बाद मीनाक्षी सच बताती है कि मैं समीर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको बारी बारी से मार दिया। हाँ, मैं समीर से प्यार करती हूँ। जैसे ही गोपाल ने अपनी पत्नी के मुँह से यह बात सुनी तो वह समीर से प्यार करती है। समीर जो कि गोपाल का एक बहुत अच्छा दोस्त था। फिर गोपाल ने अपनी पत्नी मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी से यह बोला कि मीनाक्षी, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी समीर के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो मीनाक्षी को छूट मिल गई थी। उधर समीर भी आ चुका था। वह समीर के साथ उसके घर जा पहुंचती है। अब कुछ दिनों तो ठीक ठाक से गुजरते, फिर कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी को पता चला कि समीर बहुत ही नीच आदमी है। वह पराई औरतों पर अपनी नज़र रखता है और उसने यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो मीनाक्षी अपने प्रेमी समीर के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैं एक रानी की तरह अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैं अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, यही सोच सोचकर मीनाक्षी ने तो अपना सिर पीट लिया। उधर गोपाल ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर मीनाक्षी का समीर के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि गोपाल को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद से, हे नारद, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा एक पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती हो, उसके साथ उठती बैठती हो और अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर पर ध्यान देती हो, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसी ही स्त्री अवश्य किसी ऐसे जाल में फंसा देगी कि जहाँ से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है, तो वह उस अंग का नाम है आँखों की पुतली। यह एक ऐसी अंग है जो सोने के बाद बड़ा होता है। स्त्री की आँखों की रेटिना एक ऐसे अंग है जो रात के समय बड़ी हो जाती है। धन्यवाद।